बारिश की खबर भी दे दे सर, बारिश भी होने वाली है। नहीं नहीं, बारिश वारिश कोई ऐसी दे दे, दिल बहलाने के लिए दे दे सरदार साहब, ऐसे लोग पकौड़े खाने हैं अपनी बेगम से, दिल बहला दे सर लोगों का। जो ताकतवर होते हैं उनकी ताकत होनी चाहिए अवाम। खान साहब अवाम की आवाज़ है, इलेक्शन इनके लिए एक सियासी मौत है। ये बात तो तय है 2023 में बाबर ही पाकिस्तान टीम के कप्तान है। तमाम रेस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिसका इक्विपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो मौजूद तो है ना। आप वही कहना चाह रहे हैं सर कि छुरी से खाना भी बनता है, जान भी ली जा सकती है। हमारी टीम बड़ी अच्छी सिलेक्ट हुई है, बड़ा लंबा हमने टीम का कैंप किया है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज सुबह सुबह कराची वाले तरह लाहौर के मजे ले रहे हैं। वो कहते थे ना लाहौर लाहौर है, उनको बताना चाहता हूँ मैं कि नहीं, कराची भी लाहौर से कम नहीं है। आज कराची में एग्जैक्टली लाहौर वाला मौसम है। सुबह सवेरे से ऐसी धुंध थी कि लोग जब घरों से निकले तो कहा कि क्या हम कराची में ही हैं। फिर लोगों ने एहसास किया कि हम लाहौर वाले मजे ले रहे हैं कराची में, इसलिए कराची वाले आज बड़े खुश हैं। हाँ, लेकिन ये धुंध की वजह क्या है सामने नहीं आई है, लेकिन अपने शो में जानने की जरूर हम कोशिश करेंगे कि वजह क्या है आखिर कि इतनी ज्यादा सुबह सुबह धुंध क्यों। क्लाइमेट चेंज, मौसम बदल रहा है, वेदर साइकिल्स चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें जलजले और ये सारी आफात भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, लेकिन हमें ख्याल करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी एक सेगमेंट करेंगे ताकि आपको बता सकें कि वजूहात आखिर हैं क्या, क्योंकि हम सब जिम्मेदार हैं और हम सब इग्नोर कर रहे हैं इस बहुत बड़ी खतरे को, थ्रेट को। बिल्कुल। और अभी फिलहाल हम जिक्र करते हैं, हमेशा हम शो में जिक्र करते हैं कोट ऑफ द डे का या फिर कोई अच्छी सी बात लेके आते हैं। तो आज भी हम तलहा अपने व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छी सी बात लेके आए हैं। बताइए। कहते हैं कि अपनी खामियों का एहसास हो जाना ही कामयाबी की पहली मंजिल है, लेकिन ये एहसास हमारे हुक्मरानों को ना जाने कब होगा, जो इन बदतरीन मौशी हालात में भी अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार ही नहीं हैं। और अब इनकी गलतियों का खमियाजा आवाम भुगतने जा रही है 170 अरब के नए टैक्सेस के नफाज की सूरत में, जिसके लिए मिनी बजट भी आज पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने का इम्कान है। तला डिनाइल में रहना छोड़ दीजिए। तो वर्दा कहना चाह रही थी कोर्ट ऑफ द डे में कि हम अगर आंखें बंद कर लेंगे तो रात नहीं हो जाएगी। आंखें खुली रखिए, हालात का जायजा लीजिए और देखिए कि हम इस नहज पर क्यों पहुंचे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या कहीं हम ही कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हमारा हाल ऐसा हो गया। इसलिए डिनाइल इज वेरी बैड फॉर एवरी इंडिविजुअल। लेकिन तरह दूसरी बात है कि अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा है हमारे। डिनाइल में होंगे तो एहसास नहीं होगा ना। जब देखिए इंसान बोलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो फिर उसको एहसास कहाँ से होना है, वो डिनाइल में है। लेकिन एक बात बताऊँ, हमारे हुक्मरानों को कहीं ना कहीं पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको बस एडमिट नहीं कर रहे हैं। पावर का नशा, कुर्सी का नशा, पैसे का नशा, ताकत का नशा जब इक़्तिसाद को चढ़ जाता है तो बाकी सारी चीज़ें वो भूल जाता है और फिर उसकी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यही हाल हमारे सियासतदानों का है। तो एहसास इसीलिए नहीं है क्योंकि वो डिनाइल में है, सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। खैर, नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मिनी बजट या IMF का एजेंडा, कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास तलब, 170 अरब के नए टैक्सेस की मंजूरी ली जाएगी। अवाम महंगाई के शदीद तूफान के लिए कमर कस लें। PSL के एक के बाद एक सनसनीखेज मुकाबले। पहले मैच में लाहौर 1 रन से जीता, दूसरा मैच पेशावर ने 2 रन से अपने नाम कर लिया। आज कोयटा और मुल्तान का आमना सामना होगा। फोन का इस्तेमाल मेमोरी सेल्स पर मनफी असरात डाल रहा है। नई तहकीक ने बड़े सवाल उठा दिए। क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हैं या टेक्नोलॉजी के असरात हमें गुलाम बना रहे हैं? और दुनिया भर में आज बच्चों में कैंसर से आगाही का दिन है। हर साल कैंसर से मुतासरा 80% बच्चे बेहतर इलाज ना मिलने की वजह से दम तोड़ जाते हैं। इस शरह को 60% पर लाना इस साल का टारगेट है। टॉप स्टोरीज आपने जानी, फिलहाल नजर डाल लेते हैं टॉप ट्रेंड्स पर। तो अगर आज टॉप ट्रेंड्स की बात करें तला हम, तो इस वक्त सोशल मीडिया पर कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि कल से देख अब तक इस पर 29,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट भी कर चुके हैं। और जिस तरह का कल सनसनीखेज मुकाबला रहा है तला, वो देखने लायक था कि बिल्कुल आखिरी ओवर में जाके सिर्फ 2 रन से कराची किंग्स हारा है। अब ये 2 और 1 रन वाली आपने जिस तरह हेडलाइन भी सुनाई कि पहला मैच भी 1 रन से वो लाहौर जीता था, अब ये 2 रन से पेशावर जीता है, तो यकीनन कराची वालों के दिल कुछ टूटे तो होंगे कराची के हारने से। लेकिन आपको मालूम है पेशावर कराची से आजकल ज़्यादा तरक्की कर रहा है। स्पोर्ट्स जो होते हैं वर्दा, वो इंडिकेटर होते हैं उन मुल्कों की तरक्की के और उन शहरों के कहते हैं प्रॉस्पेरिटी के। सैडली कराची अभी हार रहा है, अल्लाह करे जीते कभी,
लेकिन पेशावर की ज़्यादा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, वहाँ पर मोटरवे ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, ब्रिज ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, ठेके अच्छे दिए जा रहे हैं। कराची अभी तक थोड़ा डिप्राइव फील कर रहा है, वही एहसास महरूमी जो कराची का हाल, वही उसकी टीम का हाल। आई होप कराची का हाल बेहतर हो, बुरा मैच नहीं हारा था, 2 रन से हारना कोई बात है, लेकिन मुकाबला सनसनीखेज रहा। एटलीस्ट हार होती है, वरना हार होती है, 1 रन से हो, 2 से हो, 3 से हो। स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना चाहिए, कोई हारेगा जब भी कोई जीतेगा, दोनों तो जीतने से रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉप ट्रेंड की। अगले टॉप ट्रेंड में शामिल हैं बाबर आजम, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान, नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। क्योंकि कल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, इस वजह से वो टॉप ट्रेंड में हैं। लोग उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग उनको प्यार भी करते हैं। इस वजह से अम्माद और मोहम्मद आमिर की तनकीद के बाद सारिफीन उन्हें बाबर की परफॉर्मेंस से जवाब देने में मसरूफ हैं, और इस वजह से ये टॉप ट्रेंड में अब तक शामिल हैं और हज़ारों सारिफीन और बाबर आजम के फैंस इस पर ट्वीट कर चुके हैं। क्या बात है। आप क्या कहेंगे बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में? तला, अब याद है आपको, हम बात कर रहे थे अलवी साहब से भी और पूछा था हमने उनसे कि आपका फेवरेट कैप्टन क्या बाबर आजम है? तो उन्होंने कहा नहीं, बाबर आजम में मुझे वो स्किल्स नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए। तो मुझे भी बाबर आजम की कैप्टनसी से और उनकी रोल से, लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन है वो बड़ी हिट जा रही है, सुना है? यू नो फहीम बड़े छक्के मार रहे हैं, उनके साथ जमील फारूकी हैं, उनके साथ रमीज राजा हैं, उनके साथ सकलेन मुश्ताक हैं, उनके साथ सोएब अलवी साहब हैं। तो आई थिंक लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको हमारी ट्रांसमिशन में ट्रेंड्स में नजर आएगी। एग्जैक्टली, और फ़हीम के चुटकुले हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं और फ़हीम बहुत से लोगों को पसंद भी है। उनके जो मजाकिया अंदाज़ है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और खेल का जुनून अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बोल पर रात 11 बजे से ऑनवर्ड, और आपको PSL की जो पल पल की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती भी रहेंगी, और तबसरे भी होंगे, तस्करे भी होंगे, तज्जिए भी होंगे। लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कराची में सुबह सवेरे से धुंध का राज है और मज़ाफ़ाती इलाकों में हद निगाह मुतासिर है, और शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर आज सुबह से ही शदीद धुंध के डेरे छाए हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी, रवानी भी उसकी मुश्किल हो गई है और हैज़र्ड लाइट ऑन करके चलाया जा रहा है। डर लगा बहुत वर्दा सुबह सवेरे, वो ये लगा कि जब धुंध पैदा हो गई, क्योंकि आप जानती हैं कि लाहौर से ज्यादा स्मोक, धुआं कराची में है, और ये स्मोक पैदा तभी होता है जब स्मोक और फॉग मिलते हैं। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि कराची में भी फॉग पैदा होना शुरू हो गई और यहाँ पर भी धुआं उस फॉग में मिलने शुरू हो गया, तो फिर यहाँ पर भी वो बीमारियाँ फूटना शुरू हो जाएंगी। लोगों के लिए प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो, बहुत अजीब अजीब से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का धुआं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। इनफैक्ट कराची में आपको हैरत होगी ये जान के कि एयर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है ही नहीं। मज़ीद डिटेल्स हम जान लेते हैं कि ये फॉग है कि स्मॉग है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि कराची में सुबह सुबह आज इतनी धुंध है कि कोरंगी में हद निगाह सिर्फ 10 मीटर रिकॉर्ड किया गया है कराची में, तो ये वजह क्या है इतनी ज्यादा धुंध की, और ये फॉग है कि स्मॉग है? फॉग है, स्मॉग बन जाएगी थोड़ी देर में। सरदार साहब आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये फॉग है, बेसिकली रेडिएशन फॉग होती है। ये कराची में जिस दिन भी विंड चेंज हो जाए, यानी परसों तक, कल दोपहर तक तो शुमाल मशरक से हवा चल रही थी, आपने नोट किया होगा, लेकिन कल शाम इवनिंग से ये साउथ वेस्टर्ली हो गई, सी ब्रीज चल पड़ी, और सी ब्रीज चलने से ज़्यादा ज़ाहिर है मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, तो मॉइस्चर ज़्यादा हुआ, यानी 95% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी, सुबह 95 रिकॉर्ड हुई थी मैक्सिमम। तो जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है और साउथ वेस्टर्ली फ्लो होता है, नॉर्थ वेस्टर्ली से शिफ्ट होकर साउथ वेस्टर्ली यानी जनूब मगरबी हवाएं चलती हैं, समुद्री हवाएं, तो उसकी वजह से फॉग हो जाती है, और ये रहेगी अगले 2 दिन भी रहेगी। और ये फॉग पूरे साहिली बेल्ट के ऊपर हम देख रहे हैं सर, ये पूरे साहिली एरिया में ज़्यादा होगी ये फॉग? जी बिल्कुल, ये साहिली एरिया में मैंने बताया ना आपको कि जब विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है और मॉइस्चर ज़्यादा आता है, तो फिर रात के जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो कूलिंग की वजह से वही मॉइस्चर कंडेंस होकर फॉग की शक्ल इख्तियार करता है। लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग का फिनोमेना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक ये छट जाएगी बिल्कुल। फिर बारिश की खबर भी दे रहे सर, बारिश भी होने वाली है? नहीं, बारिश कोई ऐसे दे दे, दिल बहलाने के लिए दे दे सरदार साहब, ऐसे लोग खुश हो जाएंगे। आपने पकौड़े खाने हैं अपनी बेगम से, दिल बहला दे सर लोगों का। अच्छा, वैसे बारिश की तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, आगे आने वाले दिनों में होने भी नहीं वाली बारिश। नहीं, सर्दियों की बारिश नहीं आई ना सर कराची में, तो हम जरा डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं इस वक्त। जी, इस विंटर में नहीं हुई ना बिल्कुल भी। तो सर्दियों की आगे क्या पेशगोई कर रहे हैं आप? मौसम गर्म होने वाला है या थोड़ी सी ठंड बरकरार रहेगी कराची वालों के लिए? वैसे तो बोरिया बिस्तर लपेट चुकी है सर्दी यहाँ से। बस कराची से तो तकरीबन रुखसत ही हो चुकी है सर्दी। रात की थोड़ी बहुत कूलिंग किसी दिन हो जाती है, वही जिस दिन विंड चेंज हो जाती है ना, उस दिन
लेकिन अगले आने वाले दिनों में अब इसका कोई ऐसा ख़ास इम्कान नहीं है। यही सुबह के वक्त हल्की धुंध अगले 2 दिन भी रहेगी, फिर एक आध दिन के वक्फे के बाद फिर अगले 2-3 दिन इस तरह से फिर रहेगा। जैसे ही यानी ये ट्रांजिशन होती है ना विंड की शुमाल मशरक़ से उधर जनूब मगरिब की तरफ, तो फिर ये फॉगी कंडीशन हो जाती है सुबह में, और दिन में तेज़ धूप रहा करेगी, लेकिन रात के टेम्परेचर वही अब 14-16 की रेंज में चलेंगे अगले दिन, और फिर उससे मजीद आगे ग्रेजुअली बढ़ते ही जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, आपने कीमतिया। कराची में बहुत सारे लोग सुबह सवेरे साइकिलिंग पे निकलते हैं, रनिंग पे निकलते हैं। अब ये फॉग आ गई है ना, वो कहेंगे कि जरा लेट निकलो, इसलिए डिस्टर्ब हो जाएगा उनका भी शेड्यूल। यकीनन इट्स नॉट सेफ टू रन एंड साइकिल इन दिस फॉग, लेकिन ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बारिश नहीं होने वाली वर्दा, बारिश तो कंफर्म हो गई, लेकिन तला यहाँ पे एक साइड ऑफ रिलीफ आ जाता है कि थैंक गॉड ये फॉग है, स्मॉग नहीं है, वरना स्मॉग बन जाएगा। स्मॉग जैसे ही आता रहेगा इसके अंदर सेव होता रहेगा स्मॉग, और ये बन जाता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन आपको मालूम है कि एक और स्मॉग फॉग से भी खतरनाक खतरा है जो पाकिस्तानियों की गर्दनों पर लटक रहा है, वो है महंगाई का तूफान, IMF का नया मिनी बजट। और जिस तरह के हम जानते हैं सदर आरिफ अलवी साहब ने भी मना कर दिया ऑर्डिनेंस लाने से, फिर आज जो है इजलास बुलाया गया है सेनेट का, पार्लियामेंट का। वजह यह है कि IMF ने कह दिया है कि पैसे रिलीज करने से पहले मुझे काम चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, नो डील विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। बहुत वाज़ेह कर दिया गया है IMF की जानिब से। इसीलिए अब वज़ीर ख़जाना भाग रहे हैं असेंबली की तरफ, सेनेट की तरफ, जल्दी जल्दी कानून पास कराया जाए, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया जाए कौन कौन सी चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, ताकि IMF अपनी किस्त जारी कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पहले डायलॉग इस्लामाबाद में चलते रहे, अब वहाँ पर ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी हैं, और वाज़ेह कर दिया है कि पहले काम करो। यह हमारा 23वां प्रोग्राम है, नवा इसका रिव्यू है, और हम ये जानते हैं कि 23 प्रोग्रामों में से सिर्फ एक प्रोग्राम था IMF का 13 से 16 तक का जो हमने पूरा किया था। IMF हमारी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है ये वही वादे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे, आप हमेशा झूठ बोलते हैं, अभी फिर से झूठ बोल रहे हैं, वजीर खजाना हर हफ्ते चेंज हो जाते हैं। इसीलिए ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त IMF और पाकिस्तान के दरमियान कि भाई करके दिखाओ, बातें बहुत हो गई हैं। इसलिए ही हमें इतनी मुश्किलात का सामना है कि इस बारे में मजीद बात करेंगे। जुल्फी बुखारी हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको वेलकम करेंगे। जुल्फी बुखारी साहब, ये बताइएगा कि वैसे IMF की शराइत पर अमल करते हुए टैक्स लगाने का फैसला तो हो गया था, तो सदर की जानिब से ऑर्डिनेंस से इनकार की क्या वजह सामने आती है? में भी ये नहीं होता, कई मुल्कों में ऐसे होता है अनफॉर्चुनेटली। बात यह कि जो ताकतवर होते हैं उनकी ताकत होनी चाहिए अवाम। मसला ये है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो इस वक्त ताकत में है या पावर में है, उनकी ताकत अवाम नहीं है, क्योंकि वो अवाम के मैंडेट से नहीं आए और वो फैसले कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एंटी अवाम और एंटी पब्लिक बगैर किसी मैंडेट के ये फैसले कर रहे हैं, विच देन गोज़ अगेंस्ट आपके पूरे नेशनल इंटरेस्ट में, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट आपका वहाँ होता है जहाँ आपकी आवाम खड़ी हुई हो, तो वो कर नहीं रहे। तो खान साहब का ये था, और अनफॉर्चुनेटली जो वो कह रहे, जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट्स पे बड़ी मुश्किल से खड़ी हो जाती हैं इन फैसलों के ख़िलाफ़, अगर वो आवाम के फ़ायदे में ना हो। तो ये एक सिस्टम है जो चलता आ रहा है, और इस पर इंशाल्लाह ज़ाहिरी बात है कि खान साहब ने अभी आवाज़ उठाई है, क्योंकि खान साहब अवाम की आवाज़ है। इस वक्त अगर किसी के पास अवाम का मैंडेट है इस मुल्क में, वो सिर्फ इमरान खान है, उनके अलावा और कोई एक बंदा नहीं है। ये बताइए बुखारी साहब कि आपकी जमात अगर इक़्तिदार में आती है, पावर में आती है, क्या प्लान है, क्या तैयारी है, किस तरीके से? क्योंकि बात तो वाज़ेह है कि IMF को आगे भी लेकर चलना है। आपकी हुकूमत होती तो क्या आप IMF की शराइत पूरी कर पाते? देखें, आई थिंक ये वाज़े तौर पे लोगों को समझ आ गई है कि ये हुकूमत हर एक वो चीज़ करने की कोशिश कर रही है और कर रही है कि वो इलेक्शंस ना कराएं। देखें, इलेक्शंस इनके लिए एक सियासी मौत है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस हो, चाहे वो प्रोविंशनल इलेक्शंस हो, चाहे वो फेडरल इलेक्शंस हो। इस वक्त उनके लिए ये एक सियासी मौत है। अगर हम सच बोलें, देखें, अगर मैं उनकी जगह पे होता और मैं उनकी पार्टी का होता, या अगर शहबाज शरीफ का मैं एडवाइज़र होता, तो मैं उनको यही कहता कि हमें अभी टाइम चाहिए अपनी पॉलिटिकल करेंसी बढ़ाने का, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ हर जगह PTI है। तो उसमें दो ही तरीके हम कर सकते हैं, एक तो इमरान खान साहब को नाअहल करार दें, -1 की पॉलिसी पे जाएं, और फिर उस पर कोशिश करें फिर उनको तोड़ने की और अपनी पॉलिटिकल करेंसी
बढ़ाने की या पॉपुलैरिटी बढ़ाने की, जो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आने वाले दिनों में IMF भी साइन हो जाएगा, उसमें मज़ीद ज़्यादा महंगाई आएगी, तो उनको उस महंगाई को काउंटर करने के लिए उनको टाइम चाहिए होगा। तो ज़ाहिर बात है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और हर एक दिन हफ्ता महीना कोशिश करें गेन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त तो सवाए हारने के उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये समझते हैं कि शायद एक 3-4 महीने 6 महीने बाद 1 साल बाद कोई बेहतर हालात इनके हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए पॉलिटिकली, हमारे लिए। का भी जिक्र किया आज कौमी असम्बली में उसके कौमी असम्बली के इजलास में मिनी बजट का फार्मूला भी आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त हम आम पाकिस्तानियों के लिए, आम आवाम के लिए कितनी मुश्किलात लेके आ रहा है? और इस तमाम सूरत हाल में जो सियासी कशमकश चल रही है, तनकीद बराए तनकीद हम देख रहे हैं, उसके बजाय अगर एक मुश्तरका हुकूमत एक अमली सूरत इख्तियार करे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखें महंगाई से छुटकारा तभी आ सकता है, सबसे पहली बात यह कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में तभी आ सकती है जब आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जब आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इनकंसिस्टेंसी हो, तो कोई पॉजिटिविटी या कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। पहले आप जाएं और मुल्क का जो फाउंडेशन है वो है आपका वो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आए कि अवाम की चॉइस हो, चाहे वो PTI हो चाहे कोई और हो। अवाम की चॉइस जब आ जाए तो फिर आपको अवाम को एतमाद में लेना होता है और बताना होता है कि ये हमारा 6 महीने का या 8 महीने का, 9 महीने का, साल का प्लान है और इस प्लान के मुताबिक ये चीज़ें होंगी। इसमें यहाँ महंगाई आएगी, यहाँ आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन यहाँ आपको रिलीफ मिलेगी। इस वक्त ये हुकूमत वो कुछ कर नहीं सकती। एक तो वो अवाम के पास जा नहीं सकती, दूसरी चीज़ वो कोई रोड मैप नहीं दिखाना चाह रही, ना दिखा सकती है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें करते हैं और उस रोड मैप के मुताबिक चलते हैं तो फिर एतमाद बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया PTI के सीनियर रहनुमा जुल्फिकार मौजूद थे। आपने एक जुमला कहा कि मुल्क की फाउंडेशन बुनियाद है पॉलिटिकल सिस्टम। मेरी नज़र में पॉलिटिकल सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि बुनियादें भी कमज़ोर हो गई हैं। अब नई बुनियादी खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि इन बुनियादों में अब कुछ रखा ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और खेल की बुनियादों की, और खेल की बुनियाद जो है वो है क्रिकेट। क्रिकेटर कराची में PSL के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त देती है। और कराची किंग्स की अगर हम बात करें तो खैर पेशावर के जो किंग हैं उस वक्त बाबर आजम की टीम थी जो 2 रन के हदफ से ताक़ुब में कराची किंग्स 197 रन बना सकी थी। और आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के बीच मुकाबला है। तलहा, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मेरा कोयटा की तरफ वोट ज़्यादा है। कोयटा मुझे ज़्यादा पसंद है। ऑफ कोर्स वहाँ की टीम, उनके लोग और सरफराज भी कोयटा में हैं, तो यकीनन। साजिद खान से बात करेंगे इस मैच के हवाले से। साजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। कैसा लगा आपको कल का मैच, और अब अगला जो मैच होने वाला है उसके ऊपर क्या प्रेडिक्शन आप देने वाले हैं हमें? बहुत शुक्रिया तला जतोई भाई, आपको रजा को बहुत बहुत सलाम। और यहाँ पर बाजी ले जाता है, जहाँ स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाए, क्रिकेट जो पाकिस्तान का फैशन है, 8वां पाकिस्तान सुपर लीग जो हुआ उसको जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दोनों मैच बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले गए। उस मैचों की अगर बात की जाए, शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में इस तरह की उम्मीद रख रहे थे। कल के मैच में जिस तरह बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ा दी गई थी, बाबर वर्सेस कराची का जिस तरह मैच था, बाबर को जिस तरह आरो हाथों लिया और बाबर क्रिटिसाइज कर रहे थे आमिर और अहमद वसीम, मगर बाबर ने जिस तरह कप्तानी करी, जिस तरह आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये बात तो तय है 2023 में बाबर ही पाकिस्तान टीम के कप्तान है और तीनों फॉरवर्ड कैप्टन तमाम उन लोगों को मुंह की खानी पड़ गई जो बाबर को हटाना चाह रहे हैं। इस तरह मैच की बात की जाए तो मैच कराची जीतने नहीं चाह रही थी। बैट का देखा जाए, अगर शोएब मलिक और जिस तरह मेरे शागिर्द ने 22 साल उन्होंने क्रिकेट की खिदमत की है, 500 से ज़्यादा T20 मैचेस खेले उसने, और जो इनिंग उसने खेली है उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। अहमद वसीम ने हालांकि कप्तान इनिंग खेली है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, मगर मैच को फिनिश नहीं कर सके। मैच को जीतना चाहिए था कराची को। हालांकि पेशावर में बैट कप्तानी तो नहीं कहूँगा, बैट फील्डिंग उन्होंने की, बहुत कैचेज छोड़े और वहाब ने कैच छोड़ा। जिस तरह मैं कहता हूँ इस तरह के कैचेस नहीं होना चाहिए, कैच विन द मैचेस। तो ये चीज़ तो वाज़ेह तौर पर नज़र आना चाहिए। 200 पे 200 रन हो जाए, मगर एक ज़रूर तला भाई बताते चलूँ, स्पिनरों का काम अब नहीं है। जो फास्ट बॉलर वही अच्छी बॉलिंग करेगा जिसकी लेंथ और डायरेक्शन अच्छी होगी, और जो यॉर्कर अच्छी कर रहा था वो उसको कामयाबी यकीनी तौर पर मिलेगी, और वही बॉलर कामयाब होगा तो लेंथ और डायरेक्शन के साथ यॉर्कर करेगा।
तो ये चीज़ तो बहुत ही पॉजिटिव है। और जिस तरह इस पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैच खेले गए, सो कहना बहुत ही अर्ली है कौन सी टीम सुपर 4 सुपर में आएगी। तो आज के 2 मैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के मैच के बारे में क्या कहते हैं? सरफराज की टीम जो है वो फॉर्म में नजर आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है आज कौन बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, क्वेटा या फिर मुल्तान सुल्तान? जिस तरह की बात कीजिए, पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो 8 दफ़ा क्वेटा की कप्तानी करें हैं। सरफराज मेरा ख्याल है तमाम फ्रेंड्स जो है तो सबसे बहुत बेहतर कप्तान है, टीम उनकी बहुत बेहतर है। नसीम की बात करूँ, नवाज की बात करूँ, हसनैन की बात करूँ, जिस तरह बहुत सी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने खेली है, जिस तरह सरफराज लीडिंग। मगर हफीज़ के आने से क्वेटा की टीम में जान हो गए। लास्ट जो देखा लाहौर कलंदर जो मैच जीती थी और 7वें एडिशन में तो हरवीज मैन ऑफ द मैच हुए थे। तो ये क्वेटा की टीम मैं समझता हूँ, मैं एज ए क्रिकेटर एज ए कोच बात करूंगा तो क्वेटा फेवरेट है। क्वेटा ये पाकिस्तान सुपर लीग 8वां एडिशन ये फाइनल भी जीत जाएगी। कल के मैच पे जैसे आज के मैच की बात कर रहे हैं तो क्वेटा को बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि दोनों वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर उनके पास मौजूद है। कप्तान एक वर्ल्ड क्लास कप्तान उनकी टीम में मौजूद है। और जिस तरह हफीज का कोई नेमल बदन नहीं है, नवाज की बहुत शानदार बॉलिंग है और जाहिद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइट आर्म लेग। तो चॉइस बहुत अच्छी है सरफराज के पास और मोइन खान जो मेरे शागिर्द हैं, तो दोनों की मेंटली और नफ्सियात बहुत मिलता है। तो ये तो एच है, मगर वहाँ पर मुल्तान सुल्तान को अब नजर अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस तरह रिजवान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, 70 रन कप्तान इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग उसकी जितनी भी तारीफ है, बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आ रहा है। तो एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा रिजवान वर्सेस सरफराज। तो यही लोग तवक्को रखते हैं। मैं ये समझता हूँ क्वेटा में और क्वेटा ये मैच जीत वैसे होना भी चाहिए था साजिद भाई, ये होना भी चाहिए था रिजवान वर्सेस सरफराज, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच साजिद भाई, आपने सुबह सुबह में वक्त दी और आपका बेहतरीन तज्जिया। लेकिन मालूम पड़ जाना आज ये सरफराज रिजवान से बेहतर है कौन है देखेंगे। लेकिन आगे मजीद आप अगर देखना चाहते हैं कि PSL 8 के बारे में मजीद डिटेल्स तो आप देख सकते हैं आज शाम 11 बजे हमारे प्रोग्राम खेल का जुनून, जो आप देखेंगे सिर्फ बोल पे, जिसमें शामिल हैं फ़हीम होंगे, रमीज़ राजा होंगे और जमील फारूकी इज देयर, सकलेन मुश्ताक इज देयर, शोएब अलवी इज देयर। सो डोंट मिस इट। यकीनन क्रिकेट की दुनिया की बेहतरीन प्रोग्राम्स में से एक। अब बहुत ही बेहतरीन शो है, ये जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। अब जिक्र कर लेते हैं कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसीज का। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले मुज़िर असरात के बारे में कई बार रिसर्च हो चुकी है, लेकिन आज हम आपको कुछ नई रिसर्च से अपडेट करेंगे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे दिमाग पर बहुत तेज़ी से असर डालता है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि यार मेरे घर के ऊपर ना वो टावर लग जाए मोबाइल वाला और मुझे हर महीने के लाख 20,000 रुपये मिलते रहे, मेरी तो किस्मत खुल जाएगी। हकीकत ये होती है कि इतनी वहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज और रेज आना शुरू होते हैं कि उस घर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसीलिए लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितनी खतरनाक है। लेकिन आई एम हैप्पी कि आज प्रोड्यूसर साहब ने ये सेगमेंट रखा हुआ है जिससे हम लोगों को बताएंगे। पैसा बनाने के चक्कर में वो लोग मौत को अपने गले लगा रहे होते हैं खुद से। मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी इस तरीके से इन तमाम चीज़ों में शामिल होता है कि जिस तरह से हम रेगुलर बेसिस पे मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी ब्रेन मेमोरी पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता है। अब किस तरह से हमारी मेमोरी पे असर डालता है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर हैं रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर मोहम्मद नफीस साहब। इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। नफीस साहब, कितनी खतरनाक होती हैं रेस? क्योंकि हमें तो आइडिया है नहीं। हमारे तो बच्चे आपको मालूम है 4-4, 5-5 घंटे जो है वो स्क्रीन को अपने मुंह से यूं करीब रख के देख रहे होते हैं। उसका भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। और ये जो टावर्स होते हैं इनसे जो रेज आ रही होती है, हमें बताइए प्लीज़। तला साहब, बात सिर्फ इतनी है कि दुनिया में जिस दौर में हम रह रहे हैं जी, उसमें रेज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो बेतहाशा रेज़ मौजूद है। इस वक्त उस ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पे भी तो रेज़ मौजूद हैं। क्योंकि अगर आपने कोई भी इक्विपमेंट अपना इस्तेमाल किया, शुरू किया, रेडियो ऑन किया तो रेडियो बजना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई सिग्नल्स तो थे। वो उस इक्विपमेंट का तो कोई उसमें उसका तो कोई उसको रखने या उसको रखने से तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी या इसको आप अगर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि एक्सरेज है, जो सीटी में इस्तेमाल होती है, तो ये गलत है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एक डिफरेंट चीज़ है। वो तमाम रेज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिसका इक्विपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो मौजूद तो है ना। लेकिन ये जो मोबाइल वाला रे है, ये जो मोबाइल फ़ोन वाली रे है, ये मोबाइल फ़ोन अपनी तो रेज पैदा नहीं कर रहा, सैटेलाइट से ये तो रेज हमारे इस सर्कल में मौजूद है। अगर फर्ज करें आपने इसमें से सिम निकाल दी, तो क्या इसमें से रेज खत्म हो जाएंगी? नहीं। इसमें रेज इसके अंदर रेज नहीं, पर ये कनेक्टिविटी उन रेज का, ये कनेक्टिविटी रेज की, और रेज का ताल्लुक इस फोन से नहीं है जी। हाँ, हर चीज़ का जो नतीजा है वो उसका इस्तेमाल तय करता। आप क्या, फॉर एग्जांपल रोटी खाना इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है, अनाज की रोटी खाना इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। आप तो खैर मीडिया के लोग हैं, लेकिन एक आम आदमी भी अगर 6-8 रोटियां रोज़ाना खा रहा है, तो क्या उसको वो गेहूं फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? नुकसान, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है। इसी तरह जो हमने घी, तेल या जो नॉर्मल या विटामिन्स की आप बात कर लें, तो क्या ये सारी जो चीज़ें हैं, ये उसका इस्तेमाल नुकसानदेह है या वो बज़ाते ख़ुद वो चीज़ नुकसानदेह, उसका इस्तेमाल नुकसानदेह? ये इलेक्ट्रिसिटी है। आप वही कहना चाह रहे हैं सर कि छुरी से खाना भी बनता है, जान भी ली जा सकती है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो लेटेस्ट रिसर्च का जिक्र हमारी न्यूज़ में भी हुआ कि मेमोरी सेल्स मुतासर हो रहे हैं, मेमोराइज करने की कैपेसिटी मुतासर हो रही है, इज दैट ट्रू? नहीं, मेमोरी सेल का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि फ़ोन से। तो बात यह है कि आपकी आदत ये हो गई है कि आपको माफ़ कीजिएगा, आपको अपने भाई का फ़ोन नंबर याद नहीं है, आप डिपेंडेंट हैं इस फ़ोन पे। लेकिन डॉक्टर साहब माजरत, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी कि जैसे जो रिसर्च साबित होता है कि कंटिन्यू अगर हम 10 मिनट तक या 15 मिनट तक फ़ोन से हम बात करते हैं, तो उससे जो रेज़ निकलती हैं वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करती हैं किसी न किसी तरीके से। देखिए, मैंने जैसे शुरू में गुजारिश की, बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी चीज़ का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी इस्तेमाल और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल उस चीज़ के फ़ायदे को नुकसान में बदल। लेकिन डॉक्टर साहब, मोबाइल तो हमारी ज़रूरत बन गया है ना। आपने कोई किसी को भी फ़ोन करना है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है, बच्चों के स्कूल का होमवर्क चेक करना है तो आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है, बच्चों का होमवर्क सबमिट करवाना है तो आपने मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल करना है। तो ये तो एक हमारी मजबूरी बन गया है। मजबूरी हमने बनाया ना, मजबूरी फ़ोन ने कुछ नहीं किया, हमने इसको अपनी मजबूरी बनाया। क्या वजह है कि हम कोई भी बात 20 सेकंड में ख़त्म नहीं कर सकते। फ़ोन हमेशा अपॉइंटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, फ़ोन इसलिए नहीं इस्तेमाल होता है। मैंने कई लोगों को देखा कि वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, अब से 1 घंटे के बाद उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और अभी 15 मिनट बातें कर रहे हैं। ऐसे ही। तो ये समझ में नहीं आता कि अगर वो जब जाएंगे और मिलेंगे तो क्या बात करेंगे। हजरत ख़ास, हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ 4-5 दोस्त जब शाम को बैठ के कचहरी या गप लगाते हैं, तो वो एक दूसरे को देख नहीं रहे होते हैं, देख फ़ोन में रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम एक एडिक्शन का, एक नशे का शिकार हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, कंप्लीटली इस दलदल में अब फंस चुके हैं। तो अब ये रेज और ये सिग्नल्स हमारे साथ, समझिए 24 घंटों में से 18 घंटे तो है ही है। ये स्कूल भी बच्चे जो है वो छुपा के मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं कि वहाँ पर भी यूज़ करने की कोशिश करूँ। अब इम्तिहानों में हम देखते हैं चोरी, वो चीटिंग करने के लिए जूतों के अंदर। तो मोबाइल फ़ोन, ज़लज़ला ज़दगान जो भी तुर्की और शाम में था सर, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फंसे हुए थे और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो बता रहे थे कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो अपनी फैमिली की वीडियोस देख के, तस्वीरें देख के अपने आप को तसल्ली दे रहे थे। कुछ लोग 200 घंटों के बाद रेस्क्यू किए गए। तो अब कहानी ये सर कि मोबाइल हो तो गया है ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट तरीन जुज़, इसके बिना जीना अब इस दौर में नामुमकिन सा हो गया है। ऐसे में इसका इम्पैक्ट क्या है सर? तला साहब, मैं सिर्फ आपको इस जुमले से ज़रा डिविएट करूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन हिस्सा हो गया है, लेकिन अपने ही 10 लोगों को, अपने इर्द गिर्द 10 जो करीबी लोग हैं उनको आप सोच लें, क्या उनका इस्तेमाल फ़ोन से एक तरह का है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जिनको मैंने कभी महफिल में बैठे हुए फ़ोन इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। सर वो आपका एज ग्रुप और हमारा एज ग्रुप अलग है ना सर। आप जैसे अपने एज में ये बताएं कि सॉल्यूशन क्या है? जो हम हमेशा कहते हैं जिसके से जो रेज निकलती हैं फ़ोन से वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो उससे बचने का सॉल्यूशन है कुछ? जैसे कि रात को कहते हैं कि वाईफाई का आप डिवाइस बंद कर दीजिए। देखें, फ़ोन का ये जो सेट है ना, उसका इस्तेमाल अगर आप
आप इसको साइंसी लिहाज से देखें तो अगर ये 5 मिलीमीटर अवे रहे, 5 से 6 मिलीमीटर, विच इज़ नॉट इवन 1 सेंटी, ऐसा लग रहा है कि मैं फ़ोन के बारे में कोई एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं वो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी चीज़ का इस्तेमाल अगर ख़राब है तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो अगर ख़राब है तो हमें उसकी ड्यूरेशन को कम से कम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो फ़ोन है, आज सारी दुनिया बहुत जगह गुफ्तगू ये हो रही थी, ये टीवी ने घरों को तबाह बर्बाद कर स्क्रीन्स, क्यों नहीं, उसमें जो कुछ सुनाया जा रहा है कंटेंट। अब मसला सिर्फ ये है कि वो तो रिमोट आपके हाथ में है ना, आपकी मर्जी है। आप कंटेंट बंद कर दें, चेंज कर दें, आप उसको आधे घंटे देखें, आप 15 मिनट देखें, आपको आप 10 घंटे ना देखें। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने बात की कि ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करें या अपने नुकसान के लिए करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया था ज्यादती हर चीज़ की बुरी है। ताला आगे बढ़ेंगे, एक और खेल का जिक्र करें। मैं फेवरेट तो नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तारीख का बड़ा पुराना खेल है और एक यूनिक खेल है जिसको एक फैमिली जिंदा रखे हुए है। हम बात कर रहे हैं नेज़ाबाजी की। खबर यह है कि रवा पाकिस्तान, एक बार फिर वहां बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10 पेगिंग वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड होने जा रहा है। क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले लाहौर में होंगे, जिसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान का ग्रुप सी है। इस नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़ी बेहतरीन शख्सियत के मालिक, एक बड़े खूबसूरत ख़ानदान के फर्जंद, सदर नेज़ाबाजी फेडरेशन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन हक बाहू की औलादें बड़ा काम कर रही हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं, खेलों के मैदान में हो या किसी और मैदान में हो। बताइए सर, इन क्वालिफाइंग राउंड्स में व्हाट इज़ टू सी, वो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं। आज अभी फ़ाइनल मुकाबले जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। कल हमने ड्रॉज किए थे घोड़ों की जो होती है डिवीज़न के किस टीम को कौन कौन से घोड़े मिलेंगे। टीम के ड्रॉज थे कि कौन सी टीम जो है वो नंबर 1 जाएगी, नंबर 2 जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा प्रोसेस बड़ा स्मूथली गया और फिर टीम के प्रैक्टिस रन्स थे तो वो भी मुकम्मल हुए। तो माशाल्लाह अब अभी फ़ाइनल मुकाबले जो हैं वो अभी शुरू होने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जितना बड़ा एज़ाज़ हमें मिला है पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप क्वालिफाइज होस्ट करने का, तो हम एक इस खेल के अंदर एक नई रूप होंकेंगे और इसको इंटरनेशनल नो डाउट सर जी, ये बहुत एजाज़ की बात है वाकई कि पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा है। और कौन कौन से दीगर ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पाकिस्तान की टीम की तैयारी कैसी है इस मुकाबले के लिए? जी हमारी टीम बड़ी अच्छी सिलेक्ट हुई है। बड़ा लंबा हमने टीम का कैंप किया है, ट्रेनिंग उनकी बड़े माहिर हमारे कोच हैं जो कि पाकिस्तान टीम के मेंबर भी रहे हैं पहले और 2015 से कोचिंग भी कर रहे हैं मलिक हारून बंदयाल। तो उनकी निगरानी में और उनकी कोचिंग के अंदर टीम ने काफ़ी लंबे 2-3 कैंप्स किए हैं, 3-3 हफ्ते के, 4-4 हफ्ते के। तो बड़ी अच्छी तैयारी है और हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। ये बताइए सुल्तान साहब के अब यूथ में हम किस तरह नेज़ाबाजी प्रमोट करें, आज की जनरेशन में नेज़ाबाजी किस तरह प्रमोट करें, क्योंकि यकीनन एक अलग ऐसा रहा है कि अब ये बड़ी उम्र के लोगों का खेल रहा है, नौजवानों का खेल नहीं रहा है और सर्टेन एरिया पे ही रिस्ट्रिक्टेड है ये खेल। जी नेज़ाबाजी बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा यूथ के अंदर भी और हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के साथ लगाव रखते हैं तो उनमें बहुत मकबूल है। एक टाइम में किसी भी बड़े इवेंट के अंदर पाकिस्तान में 500-700 हज़ार राइडर्स तक जो हैं पूरे मुल्क से इकट्ठे होते थे और अभी वो तादाद जो है वो 5-6 हज़ार तक है जो कि रेगुलर है नेज़ाबाजी में और 4 से 5 हज़ार ऐसे लोग हैं जो ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो ये तकरीबन 10 हज़ार या इससे ज़ायद की तादाद बनती है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा फिगर है नेज़ाबाजी के राइडर्स का। तो बहुत ज़्यादा इसकी आगाही तो यकीनन लोगों में है, मकबूल भी हो रहा है, लेकिन वो हमारा देसी स्टाइल की नेज़ाबाजी है। जो इंटरनेशनल स्टाइल है
जो कि इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशंस के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक है, जिसमें लेमन कटिंग भी है, रिंग पासिंग भी है, जो कि हम अपनी ट्रेडिशनल में नहीं करते। तो उसकी आगाही के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और हम अच्छा, अगर नेशनल टेंट पेगिंग की बात करें तो पाकिस्तान में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे? जी पाकिस्तान में जितनी भी रिक्वायर्ड, चूँकि जो टीम के अंदर आना है ना जी, जो इंटरनेशनल टीम है उसके लिए तो वो राइडर्स ऑलमोस्ट सब एक लेवल के होते हैं। जो टॉप 30 का पूल है वो ऑलमोस्ट अच्छे से अच्छे राइडर्स उसमें होते हैं। तो उसमें तो उनको सिर्फ उनकी टेक्निक्स और जो इंटरनेशनल स्टाइल के स्किल्स हैं वो डेवलप करने के लिए उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको गाइडलाइन दी जाती है, उनको कोचिंग उनकी की जाती है। तो इनिशियली तो तकरीबन बहुत सारे राइडर्स जो हैं, चूँकि जैसे मैंने कहा कि 5-6 हज़ार लोग रेगुलरली नेज़ाबाजी करते हैं, तो जो भी सीखना चाहते हैं। तो कियान साहब, हम मुस्तकबिल में टेंट पेगिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच पाएंगे, आपको उम्मीद है? जी क्रिकेट तो बहाल हुई है, बड़ी खुशाइन चीज़ है, और उसकी वजह से हमें बाकी स्पोर्ट्स में, मोटर स्पोर्ट के अंदर, बाकी चीज़ों में, हॉकी में बड़ा एक नुमाया फ़र्क नज़र आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये इसी तरह से चलेगा। पाकिस्तान में जी वर्ल्ड कप भी बिल्कुल हो सकता है। अगर वर्ल्ड कप क्वालिफाइज हो सकते हैं तो इसमें जैसे 5 से 6 टीम्स होती हैं, तो जो वर्ल्ड कप है उसमें 8 या मैक्सिमम 10 टीम्स होती हैं, तो बिल्कुल हम उसको ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। अभी जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है नेज़ाबाजी की, इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशन, उसके प्रेसिडेंट एक्सीलेंसी मोहम्मद ईसा अल फिरोज़, वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए हुए हैं, बनफ़्स नफीस इसको देख रहे हैं। बड़ी बहुत शुक्रिया, बहुत साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, सदर नेज़ाबाजी फेडरेशन पाकिस्तान। यकीनन क्वालिफाइंग राउंड्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप भी नेज़ाबाजी का इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में होगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। दुनिया बोल है में वक्त हुआ है वेदर अपडेट का। मौसम की अपडेट आपको दे दो। सबसे पहले हैरान कर देने वाली खबर यह है कि कई सालों बाद पहली बार फरवरी के महीने में कराची समेत सिंध भर में एक शदीद हीट वेव आने वाली है, और ये हीट वेव सिंध के साउथ जोन को शदीद मुतासर करेगी। यानी कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास में शदीद गर्मी का इम्कान है। याद रखिए कि तारीख साज काम कराची में आज भी हुआ कि तब ऐसी धुंध कभी नहीं देखी गई जैसे इस दफ़ा साहिली पट्टी में हमने देखी है। आपको बताएं कि ये जो हीट वेव का बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि बहुत करीब है, आने वाली है, और इसके बाद प्रॉपर गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मौसम से मुतालिक दूसरी आम खबर यह है कि मुल्क भर में आज से मौसम में बहार का आगाज़ हो रहा है। सवाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के बाला इलाके, वहाँ पर ये नहीं होगा, वहाँ अभी भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बाकी पूरे मुल्क में मौसम सरमा आज से रुखसत हो चुका है, और अब रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जा हरारत में इजाफा देखा जाएगा। आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्रीज रहने का इम्कान है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 28 रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 26 रहने का इम्कान है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और पेशावर में आज का टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थी आज की वेदर अपडेट्स। बढ़ती महंगाई के हाथों आवाम पिसती चली जा रही है, महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल होता चला जा रहा है। हम आम आदमी की बात करें तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया, और ऐसे मुश्किल वक्त में चलो मर्द हज़रात परेशान हैं कि वो कमा के लाएं, लेकिन ख़वातीन के लिए उससे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अपने किचन का बजट कैसे कंट्रोल करें। तरह क्योंकि आटा हो गया, दाल, चावल, गोश्त, मुर्गी की कीमतें, इन तमाम चीज़ों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि पूरा महीने का बजट आउट हो गया है। और इतनी मुश्किल दौर में जहाँ पे सैलरीज हमारी बढ़ नहीं रही है, हर चीज़ हफ्तों की बेसिस पे महंगी होती चली जा रही है। तेल हो गया, सब्जी हो गई, दालें हो गई, ये सब एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब, ये एक आम इंसान की पहुंच से बाहर हो गई हैं। ऐसे में अपने बजट को कैसे कंट्रोल करें, रोज़मर्रा की बेसिस पे क्या खाने बनाएं जिससे हमारी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ ही पूरी हो सकें, तमाम बातों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही फेमस है, नन अदर देन मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आपका शो ज़बरदस्त जा रहा है और आप माशाल्लाह ज़बरदस्त इस शो को लेकर चल रही हैं। थैंक यू सो मच मिसेस खान। मिसेस खान, बढ़ती महंगाई में किचन के बजट को कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो और एक आम इंसान के लिए मुश्किल ही हो गया है, और ख़ातून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आज खाने में क्या पकाएं, क्योंकि रोज़ रोज़ आप दाल भी नहीं खा सकते, सब्ज़ी भी नहीं खा सकते,
सब्जियों को भी पर लग गए हैं, प्याज की कीमतें में देखें क्या कहाँ पहुंची हुई हैं। आप हफ्ते की बात करें कि हर हफ्ते बढ़ रहा है, बल्कि हर रोज बढ़ रही हैं कीमतें, हर घंटे बढ़ रही हैं, घंटे घंटे का रेट है। आप मुर्गी की आप कीमत देखें, वो रोजाना बढ़ रही है। पहले चलो हम 2 दफ़ा हफ्ते में खा लेंगे मुर्गी, अब हम सोचते हैं कि एक दफ़ा भी बनाएं या ना बनाएं। अब तो मैं बड़ी अच्छी खासी औरतों को देखती हूँ कि वो मुर्गी की गर्दनों में चने की दाल या सब्जियां डाल रही हैं, और तो क्या करें, वही आपको सस्ती मिल रही है पर या गर्दनें। और एक बात बताऊं, गर्दन बहुत मज़े की होती है, उसमें भी अगर आप खाना या सब्जी डाल दें तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। लेकिन आप अब बात यहाँ पे ये है कि हम चलें एक दिन हम बना लेंगे, लेकिन आपको गोश्त तो चाहिए खाने की, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज पूरी करने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन की जरूरत है। आप प्रोटीन चलें आप दाल की फॉर्म में ले सकते हैं, आप बीन्स की फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन कब तक आप दालें खाएंगे, कब तक आप बीन्स खाएंगे, कब तक आप रेड किडनी बीन्स खाएंगे। बल्कि ये हो गया हुआ कि सुबह उठते ही नाश्ते के फौरन बाद, बल्कि उठते ही औरतें अब ये सोचती हैं कि दोपहर का बजट, दोपहर को हम सस्ती से सस्ती क्या चीज़ खाएं जो हमारे बजट में आ जाए। अब तो दाल भी 400-500 रुपए किलो हो गई है। तो पतली दालें बनाने लग गए। हमारी दालें अब पहले जैसी नहीं रही है, हम अब पतली दाल खा रहे होते हैं। चावलों में हम बहुत पतली दाल डाल के और वो आराम से खाते हैं। प्याज हम नहीं खा सकते, प्याज जो बेसिक चीज़ है खाने की वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 200 रुपए किलो प्याज चल रही है, और सोने पे सुहागा, वो भी प्याज अंदर से खराब निकल रही है। 200 से बेटा ऊपर 200 कहीं नहीं मिल रही। तो ये है कि हम तो बिल्कुल ही हायरे महंगाई, उफरे महंगाई, कहाँ जाएंगे इस महंगाई में। ये तो अभी इनिशिएट हुआ है, ये महंगाई तो अभी शुरू हुई है। अभी ये पेट्रोल कहाँ पर जाएगा, पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीज़ें महंगी होंगी। अब आप ये देखें, ये तो शुरुआत है। कहते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। अब आप ये देखें कि हमें कहाँ तक स्क्वीज़ करेंगे। हमारे बजट आउट इसलिए भी हो रहे हैं कि हम ले ऑफ किया जा रहा है लोगों को। हमारे टैक्सेस इतने बढ़ रहे हैं, हमारे टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि हम कुछ भी नहीं, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आ रहा। आप माशाल्लाह इतनी सीनियर हैं, इतने अरसे से आप काम कर रही हैं, आपको आइडिया भी होगा, तो आपको हमने बुलाया है कि आप हमें सोल्यूशन दे सकें। कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का कि दोपहर में अगर खाने में आप क्या बनाएं या रात तक आप क्या बना लें, या अगर ऐसी हांडी बनाएं जो आपके दिन और रात दोनों टाइम पे चल जाए। हाँ, तो क्या हम बना सकते हैं, जैसे कि अगर दाल को आप गोश्त के साथ मिक्स करके बना लें, सालन वाली, शोरबे वाली ऐसी चीजें बताएं पेट में जाके फूल जाए। अब ये मैं कहूँगी, अब औरतों को भी और बच्चों को भी, जो बच्चे बाहर घूम फिर रहे होते हैं और शाम को बैठे हुए यहाँ वहाँ बर्गर या सूप या रोल्स खा रहे होते हैं, उनको भी अब जाके और जॉब शुरू करना चाहिए। उनको भी जाके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, थोड़ा सा वो कमा कर लाएँ। औरतें तो देखें घर बैठे हुए भी कमा रही हैं, वो घर बैठे हुए खाना बना रही हैं, ऑफिसेज में भी दे रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, ऑनलाइन जॉब कर रही हैं, अपने ड्रेसेस बनाकर वो भी बेच रही हैं। अब ज़रा कम उन्होंने घर में बैठे हुए सिलाई का काम कितना कर रही हैं। औरतें हमारी बहुत मेहनती हैं, औरतें बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत ज़्यादा अपने शौहरों का साथ दे रही हैं। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो यंग बॉयज़ है, यंग जनरेशन, जैसे बाहर के मुल्कों में अगर यहाँ पे और जॉब्स कर रहे हो ना, अगर गैस स्टेशन पे बच्चा खड़ा, ओहो उसका बेटा हमने गैस स्टेशन पे देखा, उसका बेटा हमने होटल में, इस चीज़ से निकल जाओ। अब सब घर का हर फर्द काम करेगा तो ये महंगाई हमें ज़रा सी कम महसूस होगी। आज BBC ने खबर छापी है पाकिस्तान की 2 लाइनें, उसमें से वो एक लाइन बता रहे हैं, जो महंगी कॉफ़ी की दुकान खुली है उसके बाहर लगी है कि वहाँ लाइन लगी हुई है महंगी कॉफ़ी ख़रीदने के लिए, और एक लाइन वो दिखा रहे हैं जो राशन जमा करने के लिए लोग खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं एक दूसरे से एक आटे के बैग के ऊपर। मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है, यकीनन सारी कौम से ही बनता है, आपसे ही बनता है, कि हम जिसे अपना रोल मॉडल और अपना लीडर कहते हैं, आक़ाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, वजह तख्लीक़ कायनात कहते हैं, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके लिए पहाड़ सोना होने को तैयार थे, लेकिन वो तो 3-3 दिन जंगों के दौरान पेट पर पत्थर बांधते थे। उनका घराना सूखी रोटी खाता था, 4 दिन रोजा रखते थे, इफ्तारी पे एक रोटी होती थी, कोई मांगने वाला आ जाए तो दे दिया करते थे। 4 दिन के भूखे बच्चे, घर वाले सारे। आज के हमारे दौर में हमें एक वक्त खाना ना मिले तो हमारे अंदर एक ऐसी आग लग जाती है कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मेरे ख्याल से इस दौर में जहां हाइपर इन्फ्लेशन का हम शिकार हैं, हर घंटे नए रेट आएंगे खाने पीने की चीज़ों के, हमें बर्दाश्त और सब्र से काम लेना है। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन सब्र ख़त्म हो गया है मिसेस खान। सब्र होता तो शायद हम सर्वाइव भी कर जाते, लेकिन अब सब्र नहीं है, इसीलिए एनआरकी की बातें होती हैं कि दंगा हो जाएगा, चोरियाँ हो जाएंगी, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। यकीनन पिछली बार भी कोविड ड्राइव में हमने देखा था, राशन ड्राइव चली थी,
JDC ने चलाई थी, सैलानी ने चलाई थी, सबने राशन बांटे थे। अब आप देखें हमारा मुल्क इस तरह की हालत नहीं था, 2.5 साल कोविड रहा, लेकिन हमें उस वक्त सब्र तहम्मुल और देना लेना, घर तक हम राशन पहुंचा देते थे, हम लोग भी डोनेट कर रहे होते थे। हमारे मुल्क के हुक्मरान भी कुछ बेहतर थे कि वो भी कुछ ना कुछ कर रहे थे लोगों के लिए। अब आप देखें उन्होंने घर बना दिए थे, सोने के लिए उनके पास बेड्स थे, खाना मुफ्त खाना मिल रहा था, हमें हमारा हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा हो गया था, हेल्थ कार्ड्स मिल रहे थे, जो कि अब सब कुछ बंद हो गया है। तो आप गरीब को गरीब तर बनाते जा रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है कि आपको महंगाई हो गई है तो आपका कुछ अलाउंस बढ़ा दे, कुछ महंगाई अलाउंस दे, कुछ किया जाए लोगों के लिए। उनके लिए अगर हम कहते कि हमने राशन के सस्ते बाज़ार लगा दिए, वहाँ जाकर देखो तो वहाँ पे कुछ नहीं है, नेसेसिटीज आटा दालें नहीं है, बल्कि फजूल के साबुन वगैरह पड़े हैं। बाज़ारों में ये नेसेसिटी, ये आप चीज़ें बता रही हैं कि आटा दाल चावल ये अवेलेबल हैं या नहीं, और कितने पैसों में अवेलेबल हैं, ये हम जानेंगे कि हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है पंजाब के शहर बोरेवाला का रुख करेंगे, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे सस्ते बाज़ार में मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या वाकई वहाँ पर ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त भी दिया और हमें बताया कि जी इस वक्त महंगाई से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। रुक करते अपने नुमाइंदे का। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की तहसील बूरेवाला में म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे तमाम लगाया गया एक सस्ता सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश के हवाले से मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल लगाए गए हैं। अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ओपन मार्केट की निस्बत इस सस्ता बाज़ार में जो शहरियों को 5 से 10 रुपये जो रिलीफ दिया जा रहा है, यहाँ पर कुछ शहरी ख़रीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, कीमतों के हवाले से बताइएगा, कितना रिलीफ दे रहे हैं, क्या इससे मुतमिन है आप? भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, इससे हम ज़्यादा मुतमिन नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि हमें इससे ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और ज़्यादा बाजार लगाया जाए। हुकूमत से हमारा मुतालबा आखिरी है कि महंगाई पर काबू किया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को खरीदारी करने में आसानी हो। जी बिल्कुल, शहरी यहाँ पर मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जो रिलीफ है इसको बढ़ाया जाए और महंगाई पर काबू पाया जाए, ताकि जो गरीब आदमी आम आवाम है उनकी पहुँच में जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो उनकी पहुँच में आ सकें। जी अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, क्योंकि जो महंगाई आ गई है, ये तो खैर बूरेवाला में तो रेट कम है। जो बड़े शहर होते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, ये 4 जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, यहाँ पर जो प्राइसिंग है अल्लाह ताला हमें बचाए, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वर्दा हर चीज़ हज़ार की होने वाली है। पेट्रोल 500 रुपये लीटर होगा, बाकी सब ये दाल वाल मुर्गी हर चीज़ हज़ार रुपये किलो होगी। तनख्वाहदार तबके पर रहम फरमाइए, अगर आपके नीचे को मुलाजमीन काम करते हैं तो प्लीज़ उनकी सैलरीज़ में इजाफा कीजिए, उन्हें अलाउंसेस दीजिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखा तो वो भी आपका ख्याल नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आज है 15 फरवरी और दुनिया भर में आज 15 फरवरी को चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। और इसकी ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर से बचने की आगाही फराहम करना है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। लेकिन इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो बच्चे कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं उनकी मदद के लिए काम किया जाए, ऐसे बच्चों की देखभाल की जाए और उनके इलाज में मदद के लिए इस दिन को तवज्जो में लाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त दुनिया में हर साल 4 लाख बच्चे कैंसर के मरीज़ बन रहे हैं, 4 लाख, आप सोचिए ज़रा तला। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 4 लाख बच्चों में से सिर्फ 20% बच्चे जिनका ताल्लुक अमेरिका या यूरोप से होता है वो बेहतर इलाज करवा लेते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, मगर 80% बच्चे जिनका ताल्लुक गरीब ममालिक से है उनकी ज़िंदगी बचाना इंतहाई मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मुखैर हजरात आगे नहीं आते हैं। और WHO ने ये टारगेट रखा है कि 2023 तक जो बच्चे इलाज से महरूम हैं या ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, उनको 80% बच्चों की तादाद कम करके उनको 60% तक लाया जाए। तला, अब ये बच्चों में कैंसर कैसे होता है और कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निदा ज़िया हैं, चाइल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में कैंसर किस तरह का पाया जाता है और बच्चों में क्यों इतनी तादाद ज़्यादा है कैंसर केसेस की? बच्चों में कैंसर 2 तरह के हैं, जैसे एक है सॉलिड ट्यूमर्स जिनको ठोस कैंसर कहते हैं, और दूसरा जैसे ब्लड कैंसर्स होते हैं, ल्यूकेमियाज़ जिनको कहा जाता है। तो ज़्यादातर तादाद तो हमारी ल्यूकेमियाज़ की होती है, लेकिन इशू ये है कि हमारे पास अर्ली पिकअप नहीं होता इन कैंसर्स का। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, लोगों के पास वसाइल नहीं हैं
और लोग इवन फिजिशियंस, हेल्थ केयर वर्कर्स की अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं है कि कैंसर को सोचा जाए। बेसिकली इस दिन का मकसद यही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो। पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चों का टेक केयर कर रहे हैं, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फिजिशियंस हैं, नर्सेज हैं, उनको आगाही हो कि बच्चों में भी कैंसर होता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी बताया कि 4 लाख एनुअली जो है ग्लोबली डायग्नोज होते हैं कैंसर, जिसमें 80% हमारे पास है, 80% हमारे पास, यानी लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में है बर्डन। और हमारे पास सर्वाइवल उन ममालिक से बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। बच्चे जो हैं एडवांस स्टेजेस पे कैंसर के हमारे पास पहुंचते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए, सिम्टम्स से पता कैसे चले कि बच्चा कैंसर में मुब्तला है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर के कुछ अलामात हैं। जैसे बच्चे को अगर एक नॉर्मल है, बुखार आता है बच्चे को, वायरल फीवर्स होते हैं फ्लू कॉफ के साथ, लेकिन अगर कोई बुखार ऐसा है जो 15 दिन गुजार दिए, 20 दिन गुजार दिए और उसकी कोई कॉज नहीं समझ में आ रही है, बच्चा जो है फीका पड़ता जा रहा है, निढाल होता जा रहा है, उसको बोन पेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको फिर सोचना पड़ता है कि हम उसकी CBC वगैरह इस नज़र से दिखवाते हैं कि भाई इसमें कोई ब्लड कैंसर का खुलियात तो शामिल नहीं हो गए। तो ये सिम्टम्स हैं ल्यूकेमियाज़ के, ब्लड कैंसर्स के। और जो दूसरे ठोस कैंसर हैं, अगर कोई स्वेलिंग है बगल में, कहीं और जो है गर्दन में कोई गुदूद आ रहे हैं, तो लिम्फोमास जो है उस तरह प्रेजेंट करता है। आँखों का कैंसर, आँखों में चमक आ रही है, नज़र आना बंद हो गया है, टेढ़ापन है आँखों का कैंसर, इस तरह प्रेजेंट कर सकता है। इस तरह माएँ नहला रही हैं बच्चों को, उन्होंने देखा कि पेट में कोई सूजन है, तो कोई स्वेलिंग, कोई एबनॉर्मल लंप जो है वो इस तरह के प्रेजेंटेशन। डॉक्टर इंडस हॉस्पिटल माशाल्लाह से बड़ा काम कर रहा है। अभी रिसेंटली एक नए प्रोजेक्ट का उन्होंने इफ्तिताह भी किया था। आई थिंक 44 बिलियन का वो प्रोजेक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मुराद अली शाह मौजूद थे, CM सिंध। इंडस हॉस्पिटल इन बच्चों के लिए क्या करता है, वो बताइए मैं ज़रा। अच्छा, इंडस हॉस्पिटल हमारे पास 100+ मंथली केसेस प्रेजेंट होते हैं चाइल्डहुड कैंसर के, जिनको इंडस फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उनकी कीमोथेरेपी, उनकी लैब्स, उनके स्कैन्स, उनकी जो मेडिसिन हैं, दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस उनको हमारे पास पहुँचना है टाइमली। और कितने टाइम में अगर ये पता जिसकी डायग्नोसिस हो जाए तो सर्वाइवल बढ़ जाता है या हो सकता है? कोई भी कैंसर, ल्यूकेमिया जल्दी पता चल जाए, 1-1.5 महीने के अंदर डायग्नोसिस हो रहा है। कोई स्वेलिंग स्टेज 1 पे, जो सॉलिड ट्यूमर्स उनकी स्टेजिंग होती है स्टेज 1 to 4, तो ज़ाहिर है अगर स्टेज 1 और 2 पर आ जाएगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन डॉक्टर, क्या ये अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है? क्योंकि अक्सर देखा ये जाता है कैंसर एक साइलेंट किलर है, और जो जब ये डायग्नोज होता है, ये पता चलता है, इसके सिम्टम्स सामने आते हैं, उस वक्त तक स्टेजेस जो है वो 4 या 3rd का एंड चल रहा होता है। पॉसिबल है कि अर्ली स्टेजेस में पिक कर लिया जाए अगर उसकी डायग्नोसिस, उसके स्कैन्स हो चुके होंगे, उसकी लैब्स हो चुकी होंगी, तो डेफिनेटली। और फिर अवेयरनेस होगी फिजिशियंस में, जो और टर्शरी और जो दूसरे अस्पतालों में बैठे हैं, अगर उनको अवेयरनेस होगी तो वो फिर स्पेशलिस्ट सेंटर्स को रेफर कर पाएंगे। तो अर्ली पिक हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल, बट अवेयरनेस उसकी। डॉक्टर माय क्वेश्चन टू यू इज, एक बहुत सारी रिसर्च से साबित हो गया है कि पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआलजे के अखराजात हैं। अगर किसी बड़ी बीमारी में आ जाए तो उसको अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा देनी पड़ती है, और फिर भी उसका इलाज हो ना हो नहीं मालूम। ये जो कैंसर मर्ज है, जिसका आप माशाल्लाह से बताया इंडस हॉस्पिटल 100 बच्चों का इलाज फ्री कर रहा है, मे बी मोर, कितना महंगा होता है ये इलाज डॉक्टर साहब? ये लैक्स मतलब लाखों में होता है। मतलब एक एवरेज अगर मैं 10 लाख पर बच्चे का बताऊं तो महीने मतलब का, एक एवरेज महीने का 10 लाख रुपए का खर्चा है, अंदाजा कीजिए। डॉक्टर, एक तो इसकी मैं पूछना चाहूँगी अब यहाँ पे कि एक तो ये वजह क्या है जो बच्चों में कैंसर इतना ज़्यादा पाया जा रहा है, और इससे बचने की एहतियाती तदबीर, प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो वो भी बताइएगा। अच्छा, ये बहुत कॉमन सवाल है जो किया जाता है कि वजह क्या है, लेकिन अभी तक की रिसर्चेस से या उससे कोई एक वजह सामने साबित नहीं हुई है। हाँ, ये है कि बच्चों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मींस मोरोसी कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैमिली में और फैमिली में कैंसर है या इस तरह, तो उनके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो उनको स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, ये वाली चीज़ें। डॉक्टर टेल मी, आजकल के जो बच्चे जिस तरह की डाइट का कर रहे हैं, जंक फूड, कचरा, एयर पोल्यूशन की बात करें तो डॉक्टर एयर पोल्यूशन से एक साल में पाकिस्तान में 1,28,000 लोग मरते हैं PMA के मुताबिक। WHO ने जो नंबर दिया है, एयर पोल्यूशन से 70 लाख बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं। हमें ये रियलाइज क्यों नहीं हो रहा कि कैंसर की वजह क्या है बढ़ने की, जबकि सब कुछ ऑब्वियस है डॉक्टर?
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम रखते हैं, एनवायरमेंटल या कोई रेडिएशन एक्सपोजर हम रखते हैं कि भाई ये कैंसर की वजह हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली कोई एक फैक्टर नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं डाइट में, डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, इन सब में ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेज हैं। पहले बच्चे खेलते थे, बाहर निकल के गली के बाहर अपने दोस्तों, अब वो सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, स्क्रीन स्लेव बन गए हैं, उसका भी इफेक्ट है बहुत बड़ा डॉक्टर। बिल्कुल, लाइफस्टाइल्स की वजह है, ज़ाहिर है आपकी एक्टिविटी उस तरह नहीं रही है, आप मोबाइल बाउंड ज़्यादा हो गए और एक्सरसाइज इतनी नहीं रही है, तो ये सारे फैक्टर्स मिल के जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स में पूछ रही थी आपसे कि बताएंगे कि क्या है प्रिकॉशनरी मेजर। एज सच कोई ऐसे नहीं बता सकते कि ये चीज़ नहीं खाई, जैसे अगर एडल्ट्स में हम देखते हैं कि पान गुटखे से ओरल कैंसर्स होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों में कोई है नहीं कि मैं ये बता दूं कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो चीज़ नहीं। वही सारी चीज़ें, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, ये वाली चीज़ें हैं। तो अभी आजकल का जो दौर चल रहा है, इतनी महंगाई चल रही है और जो सब्जियां या दालें हम जो खा रहे हैं, जो चिकन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तो हेल्दी नहीं है। तो फिर हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट कैसे होगा? एज ए डॉक्टर मैं आपसे पूछ, हेल्दी डाइट का मेरा ये कहने का मकसद था कि जंक फूड हम जितना अवॉइड कर सकें, हम उसको जितना मेटाबोलाइज कर सकें, मतलब एक्सरसाइज, घर का खाना जितना प्रेफर कर सकें। जंक फूड्स में किस तरह के ऑयल्स, किस तरह के फैट यूज़ हो रहे हैं, वी डोंट नो। तो ये मकसद बताएं। डॉक्टर क्या इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आजकल मदर फीड पे बच्चों को नहीं रखा जाता, डब्बे के दूध दिए जाते हैं बच्चों को? नहीं, ये कोई ऐसा कॉज नहीं है कि जिससे कैंसर हो रहा हो, लेकिन डेफिनेटली मदर फीड इज मोर मतलब हेल्दी है ज़्यादा बच्चों, और बच्चों की सेहत पे भी असर पड़ रहा है इसकी वजह से। जी सही। चलें सही जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर निदार ज़िया हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बच्चों में बढ़ते हुए कैंसर की क्या वजूहात हैं और किस तरह से हम बच सकते हैं और किस तरह से इसकी कंटिन्यू स्क्रीनिंग करवाई जा सकती है। अगर बच्चों को बुखार है, कुछ बीमारी है या बच्चे लेथार्जिक हो रहे हैं, तो उनकी कंटिन्यू टेस्ट करवाएं ताकि ये चीज़ पहले ही डायग्नोज होती चली जाए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब वक्त हुआ सितारों से कुछ हेलो हाय करने का। तो बात करते हैं कि आसमान के सितारे क्या इशारा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा या आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, हमारे शो का हिस्सा हैं उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं उनसा? लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू सो मच। अच्छा उनसा ये बताएं, लास्ट टाइम आपके पास हमने आपको वक्त नहीं दिया था कि वक्त की कमी थी, लेकिन आज भरपूर टाइम आपको दे रहे हैं। उनसे सबसे पहला सवाल करूंगी कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी की तरफ से तेज़ी से बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं। आने वाला वक्त हमारे पाकिस्तानियों के लिए कैसा देख रही हैं आप? मज़ीद मुश्किलात का सामना रहेगा, मज़ीद महंगाई बढ़ेगी या उसके आगे सर पे रमज़ान खड़ा है, रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में कह रहे हैं कि मज़ीद मुश्किल हालात होंगे, कुछ रिलीफ मिलेगा क्या हमें? देखिए, मुश्किल हालात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, इकोनॉमी की हालात अच्छे नहीं हैं और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो जॉब्स भी कर रहे हैं, उनके भी अखराजात जो हैं वो बेइंतहा जो है बढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए, वाटर के कार्ड्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, जो खर्चे के कार्ड होते हैं, तो वांट्स का कार्ड है। स्टेबिलिटी नहीं है इकोनॉमी में, या महंगाई जो है वो और ज़्यादा मज़ीद मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रमज़ान की जहाँ तक बात करें तो थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिला। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन अवाम के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। तो महंगाई तो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और रिलीफ की जहाँ तक बात है कि थोड़ी बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं। हम दुआ कर सकते हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि मुर्गी हमें सिर्फ टीवी पे देखने को ही मिलेगी रमज़ानों में। अल्लाह हाफिज़ है, क्या होगा, अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए। अच्छा उनसे ये बताएं, PSL फॉलो कर रही हैं, देख रही हैं मैचेस? नहीं, मैं देख तो नहीं रही, लेकिन ये है कि ये पता चल रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आज क्या लग रहा है, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, कौन जीतेगा, मुल्तान सुल्तान या क्वेटा ग्लैडिएटर? अच्छा, मुल्तान सुल्तान के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 6 ऑफ कप्स थोड़ा सा सैड एनर्जी होती है, दुखी कार्ड होता है, तो क्वेटा के लिए कम चांसेस नजर आ रहे हैं। ये बड़ा कार्ड है, मेजर कार्ड होता है, तो मुल्तान सुल्तान मेरे कार्ड्स को फेवर कर रहे हैं। हाँ, यानी आपके कार्ड्स मुल्तान सुल्तान को फेवर कर रहे हैं, सही। अच्छा उनसे हमें बताएं कि ये हफ्ता सितारों की चाल के हवाले से कैसा रहने वाला है?
ठीक है, एरीज के लिए हम बात करते हैं। आने वाला जो टाइम है एरीज वालों के लिए डेथ की एनर्जी नजर आ रही है। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, किसी नए रिश्ते में बन सकते हैं, शादी के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर सफर करना चाह रहे हैं एरीज वाले तो सफर के लिहाज से भी आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। सेहत आपने सेहत का आपने ख्याल रखना है। स्ट्रेस और काम की ज्यादती की वजह से आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। टॉरस वालों के लिए भी इमोशनल जॉय का कार्ड है। किसी शादी की तकरीब में जा सकते हैं, फैमिली में कोई इवेंट हो सकता है। घर वालों के साथ ज्यादा टॉरस जो है वो अपना टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों के साथ पैसा खर्च ज्यादा होगा टॉरस वालों का। टॉरस के बाद जिमिनाई, जिमिनाई वालों के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है। जो कपल्स चाहते हैं प्रेगनेंसी वगैरह, मतलब खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। उनको काम में उनकी ग्रोथ नजर आ रही है। जो भी काम करेंगे उसमें बरकत नजर आ रही है। जेमिनाई वालों को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। पेट के इश्यूज उनको हो सकते हैं। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर वाले कंफ्यूज रह सकते हैं क्योंकि पुरानी जगह से ऑफर उनको दोबारा आ सकती है। कोई पुराना कोई प्रपोजल दोबारा से आ सकता है। तो जजमेंट का कार्ड है, जज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रपोजल शादी का होगा कि ऑफिशियल प्रपोजल ही हो सकता है? नहीं, दोनों। शादी का भी प्रपोजल हो सकता है, जॉब से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई पुरानी चीज पास से रिलेटेड दोबारा से उनकी लाइफ में आ सकती है कैंसेरियंस के लिए। लियो के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो लियो वाले जो हैं उनकी स्लो एनर्जी नजर आ रही है। थोड़ा लेजी भी फील कर सकते हैं। काम जो है वो जो करने वाले हैं वो थोड़ा रुक कर होंगे, थोड़ी रुकावट से मुझे नजर आ रहे हैं। चाहे शादी के हो या फिर अपना कारोबार हो, थोड़ी सी रुकावटें नजर आ रही हैं। चीजें होंगी लेकिन स्लोली होंगी। लियो के बाद है वर्गो वालों के लिए जो एनर्जी नजर आ रही है तो ये है कि देखिए काम में यहाँ पे भी थोड़ी वर्गो वालों के लिए होंगी, लेकिन अपने विल पावर से अपने चीजों को, कमजोरियों को जो है वो दूर करने की कोशिश करें। स्ट्रेंथ का कार्ड है। और उसके साथ साथ सेहत भी वर्गो वालों की थोड़ी डाउन, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, शुगर लो हो सकती है। तो आपको अपनी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट कंसल्टेशन की जरूरत है। लिब्रा वालों के लिए काम के हवाले से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हसद करते हैं आपसे, जेलस है, आपके काम पे उनकी नजर है। तो एक तो मंजिल का विर्द करें, चारों कुल है, आयतल कुर्सी है, उसका जरूर डेली सुबह शाम जो है विर्द करें। अपने ऊपर दम जरूर आपने करना है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी है। बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है स्कॉर्पियंस का। फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया से रिलेटेड है, स्पेशली फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। हैप्पीनेस नजर आ रही है। एक अगर कोई बीमारी थी तो उससे सेहतयाबी नजर आ रही है। अगर शादी के चांसेस स्कॉर्पियंस के बहुत अच्छे हैं। लव मैरिज हो सकती है। एक रोमांटिक एनर्जी भी नजर आ रही है। स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस वाले थोड़ा सा कोशिश करें कि इस हफ्ते जो है वो कहीं कारोबार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करें तो बेहतर, अदरवाइज उनको नुकसान हो सकता है। और अगर शादी भी अगर एक हफ्ते के बाद ही डेट रखें तो बेहतर है, अदरवाइज शादी मुझे कामयाब जो है सेजिटेरियस वालों की नहीं होगी। कोई पुरानी बात उनको याद आती हुई नजर आ रही, कोई पुराना दोस्त किसी को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉर्न वालों के पास इस हफ्ते खूब पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर सिंगल है तो थोड़ा सा अपने आप को लोनली फील कर सकते हैं और चाहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में आए। अच्छा, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। कारोबारी हवाले से, पैसों के हवाले से बहुत कामयाबी नजर आ रही है। कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस वालों के लिए कोई गुड न्यूज इस हफ्ते इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। किसी पैसों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड उनको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। कोई प्रपोजल आ सकता है या कोई दोस्त उनसे कोई कांटेक्ट मतलब हो सकता है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या कोई उनकी फैमिली कहीं दूर है तो कम्युनिकेशन काफी ज्यादा नजर आ रही है। पाइसेस वालों के लिए एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये हफ्ता जो है वो अपनी केयर करें, नर्चर करें। अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस वक्त इस हफ्ते थोड़ा सा अपने ऊपर भी आपने फोकस करना है, अपने आप को टाइम देना है किसी भी हवाले से।
ये है। सही, थैंक यू सो मच उनसा, आपने हमें तमाम सितारों के हवाले से अपडेट किया और ये भी कहा कि महंगाई मजीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आवाम के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अलबत्ता शायद गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे दे तो हम दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, थैंक्स वंस अगेन। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की ताल, क्योंकि कराची में कल सुनने में आ रहा है कि 165 टोटल वारदातें सुनने में आई हैं। अल्लाह रहम करे, क्राइम बहुत स्पीड से बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई और इकोनॉमिक क्रंच की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि न सिर्फ कराची में, पंजाब में भी जराइम की तादाद में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। सैकड़ों वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। पंजाब का डेटा आपको बताते हैं, तो पहले कराची में पहले बात कर लेते हैं, जहाँ सिर्फ एक दिन में 165 वारदातें हुई हैं। दोनों शहरों से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कराची से खुर्रम गुलजार हैं, लाहौर से जाफर बिन यार हैं। पहले बड़ा शहर मेरी नज़र में आबादी के लिहाज से कराची है, मेट्रोपोलिस है, तिजारती दारुल खुलाफा है। खुर्रम गुलजार, कराची में 165 वारदातें एक दिन में, चोरी चकारी डकैती मोटरसाइकिल मोबाइल फ़ोन, अल्लाह रहम करे, ये नंबर कहाँ चला गया है और क्या वजह है? क्या पुलिस नाकाम नजर आ रही है आपको शहर भर में? खुर्रम, आवाज आ रही है आपको? आई थिंक खुर्रम शायद सुन नहीं पा रहे हैं। जाफर बिन यार की जाने बढ़ते हैं। अच्छा जी, खुर्रम गुलजार, ये बताइएगा कि वजह क्या है कराची में सिर्फ एक दिन में 165 चोरी और डकैती की वारदातें सामने आई, जिसमें मोबाइल फोन शामिल हैं, गाड़ियां शामिल हैं, मोटर बाइक्स शामिल हैं। तो क्या वजह है? क्या पुलिस नाकाम हो चुकी है क्राइम कंट्रोल करने में? जी देखें, एडिशनल आईजी की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पे वज़ीर आला सिंध को एक रिपोर्ट इरसाल की जा रही है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे होने वाले क्राइम का डेटा शेयर किया जा रहा है। उसमें हमने अंदाज़ देखा है कि 120 से लेके 160 तक वारदातों का सिलसिला जो है वो बढ़ गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वारदातें हैं वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो रिपोर्ट हो रही हैं। साथ ही इनमें अगर हम बात करें तो मोटरसाइकिल चोरी होने की जो वारदातें हैं वो उस पर काबू नहीं पाया जा सका है अभी तक। सिलसिला ये है कि इसके लिए बाकायदा एक सेल बना है, AVLC का एक सेल मौजूद है, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल, जो कि शहर में काम कर रहा है, लेकिन उसकी कारकर्दगी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और बात करें स्ट्रीट क्राइम के दौरान जो होने वाली हलाकतों की, तो ये जनवरी और फरवरी का जो 1.5 माह का जो अरसा है साल 2023 का, इसमें अब तक स्ट्रीट क्राइम के दौरान मज़ाहमत करने पर 15 अफराद को जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग होती है। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं पुलिस के, जहाँ पे पुलिस स्नैप चेकिंग करती है। इसी तरह से शाम की बात करें तो शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का पुलिस ने एक ये मखसूस टाइम रखा है, जिसमें पुलिस का कहना ये है कि उन हॉटस्पॉट्स को कवर किया जाता है जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। लेकिन देखने में ये आया है, गुज़श्ता अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो उन हॉटस्पॉट्स जो थे जहाँ पे पुलिस ने उनको पॉइंट आउट किया था वो चेंज हो गए। डाकुओं ने अपनी हिकमती जो अमली ये कहा जाए कि बदल ली है, अब वो वारदातें दूसरे पॉइंट्स पे करना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि 2 रोज़ के दौरान स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातों का ग्राफ है वो एकदम बड़ा है। साथ ही गलियों के अंदर होने वाली वारदातें जो है वो ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें जो 165 वारदातों का जिक्र किया जा रहा है, इसमें वो वारदातें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं जो कि डबल नंबर होगा, खुर्रम डबल नंबर होगा, आधी वारदातें रिपोर्ट होती नहीं हैं। जाफर बिन यार, बताइए लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी तला, बिल्कुल कराची के बाद जो लाहौर की बात करें, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ भी जराइम की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। लाहौर का जो सबसे अहम बड़ा जो मसला है वो यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी, रोज़ाना सैकड़ों जो है मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं। और इसका एतराफ़ लाहौर के बड़े आला पुलिस अफसर ने किया, क्योंकि जब तमाम लाहौर की पुलिस चेंज हुई तो सबसे जो उनके लिए बड़ा टास्क था उसमें ये एक पॉइंट रखा गया था कि मोटरसाइकिल चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको हमने किसी सूरत रोकना होगा। साथ ही तला मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस की जानिब से एक डेटा मुरतब किया गया है, ये 5 साल का डेटा है 2018 से लेकर 2022 तक, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में जो है पुलिस मुकाबले कितने किए गए हैं, किस साल में कितने पुलिस मुकाबले हुए, उसमें कितने लोग जो है मारे गए, कितने पुलिस एहलकार शहीद हुए। इस हवाले से ये पंजाब पुलिस का अपना मुरतब शुदा डेटा है जो उन्होंने कंपाइल किया था, वो बोल न्यूज़ ने उसकी कापी हासिल की है। उसमें बताया गया है कि 2018 में 58
जो है पुलिस मुकाबलों की FIR दर्ज हुई थी और इसमें 67 लोग मारे गए थे जो डाकू थे, जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज थे, वो पुलिस को मतलूब थे। और इसमें जो है पुलिस एहलकार जो शहीद हुए थे उनकी तादाद भी 67 है। इसी तरह जो है 2019 की बात करें तो उसमें 72 लोगों के खिलाफ जो है जाली पुलिस मुकाबले की जो FIR दर्ज थी। उसके अलावा 2020 में 141 थी, 2020 और 21 में 160 और 2022 में 163। आपको बताता चलूँ कि 5 वर्षों के दौरान जो पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 544 पुलिस मुकाबले किए गए, मुकदमात दर्ज किए गए और इसमें 611 जो है वो लोग मारे गए हैं और इसमें 57 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। हमारे पुलिस एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा किया दौरान पुलिस मुकाबला, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। जाफर बिन यार, हम क्राइम के नंबर्स डिस्कस कर रहे थे, आप पुलिस की परफॉर्मेंस और उनकी जो कारकर्दगी है वो डिस्कस कर रहे हैं। सवाल मेरा क्राइम के हवाले से था, आपने जवाब मुझे कुछ और दिया है। जी, मैं वही आपको शुरू से जिस तरह बता रहा था कि पुलिस में जो पुलिस के लाहौर की अगर हम बात करें 2018 से शुरू ना करें, अभी का बताएं। जी, अभी की भी यही सूरत हाल है कि पुलिस जो आपको बताता चलूँ कि इस पर जो लाहौर पुलिस को सबसे अहम मसला आ रहा है जो वो है पुलिस एक मोटर बाइक चोरी के हवाले से गुज़श्ता माह का डेटा सिर्फ मोटर बाइक का वो लेकिन जाफर बिन यार बहुत बहुत शुक्रिया और हम खुरम गुलजार को भी शुक्रिया कहेंगे। लेकिन जाफर बिन यार बताया सिर्फ मोटरसाइकिल्स का, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब में डकैती की वारदातें भी, किडनैपिंग की वारदातें और रेप केसेस ही बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया में देखा गया है कि जहां जहां इकोनॉमिक क्रंच आता है, महंगाई का जिस तरह से तूफान आ रहा है, जो इस वक्त PDM की हुकूमत लेकर आएगी मिनी बजट, उसके बाद और महंगाई होगी, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम को कंट्रोल करने में हमारे इदारे अभी नाकाम है, उस वक्त भी यकीनन नाकाम होंगे, कोई बेहतरी उनकी कारकर्दगी में नहीं आने वाली है। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। हालात बड़े सख्त हैं, शदीद हैं और हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। अपनी मदद आपके तहत सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटीज बनानी होंगी और हम शहरियों को खुद अपनी हिफाजत करनी होगी और अपनी हिफाजत करना सीखिए, क्योंकि किसी और पे डिपेंड होना इस मुल्क में बड़ी बेवकूफ़ी है। खैर, शो का वक्त होता है खत्म। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और तला को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।